नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल घेरी। देश की राजनीति में एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जो आने वाले समय में सत्ता और जवाबदेही की परिभाषा बदल सकता है। केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इस विधेयक का उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाना बताया जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ऐसे गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो उसे पद छोड़ना पड़ सकता है या उसका पद स्वतः समाप्त हो सकता है। फिलहाल ये कानून नहीं बना है। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट अपनाने पर विचार कर सकती है। इसके बाद केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और फिर विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पारित कराने का प्रयास होगा। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रस्ताव प्राकृतिक न्याय और संघीय ढांचे के खिलाफ है, जबकि सरकार का कहना है कि इसका मकसद राजनीति को अपराध मुक्त बनाना और संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करना है। बड़ा सवाल यही है कि क्या गिरफ्तारी के आधार पर पद छीनना उचित होगा या दोष सिद्धि तक इंतजार किया जाना चाहिए। तो उस पर चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान हमारा जुड़ेंगे, पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में इस बहुचर्चित विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। माना जा रहा है कि समिति विधेयक के मूल प्रावधानों को बरकरार रखने के पक्ष में है। हालांकि दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों की सिफारिश भी की जा सकती है। प्रस्तावित संविधान संशोधन के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री ऐसे आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो 31वें दिन उसे पद छोड़ना पड़ सकता है। यदि बाद में संबंधित व्यक्ति को जमानत मिल जाती है या कानूनी बाधा समाप्त हो जाती है, तो प्रस्तावित व्यवस्था के तहत उसके दोबारा पद संभालने का भी प्रावधान रखा गया है। वर्तमान व्यवस्था में किसी सांसद या विधायक की सदस्यता सामान्यतः अदालत द्वारा दोष सिद्धि और निर्धारित सजा के बाद प्रभावित होती है, जबकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने के लिए संविधान में ऐसी स्पष्ट और समान व्यवस्था मौजूद नहीं है। सरकार का दावा है कि इसी कानूनी अस्पष्टता को दूर करने और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से यह संशोधन लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले मानसून सत्र में इससे जुड़े 3 विधेयक संसद में पेश किए थे, लेकिन विपक्ष के तीव्र विरोध के बाद इन्हें विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। अब समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार इन्हें दोबारा संसद में लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि विपक्ष इस प्रस्ताव का लगातार विरोध कर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि केवल गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत के आधार पर किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। उनका आरोप है कि यदि यह कानून बनता है तो जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के जरिए राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाकर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर किया जा सकता है। वहीं सरकार का तर्क है कि गंभीर आपराधिक आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर बना रहे, यह लोकतांत्रिक नैतिकता और सुशासन की भावना के अनुरूप नहीं है। अब सबकी नजर जेपीसी की रिपोर्ट और मानसून सत्र में होने वाली संसदीय बहस पर टिकी है, जहां इस प्रस्तावित संविधान संशोधन का भविष्य तय होगा। चलिए रुक करते हैं। चर्चा का 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में और उन्हीं से इन बातों को समझेंगे, जानेंगे। डॉक्टर आशीष आंडा है हमारे साथ भाजपा से, जगदीप सिंह है हमारे साथ कांग्रेस से, डॉक्टर अभिषेक अहलावत है हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर, आप तीनों को धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत में करूंगा डॉक्टर अभिषेक अहलावत से। सर, क्या केवल 30 दिन की न्यायिक हिरासत के आधार पर किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को पद से हटाना संविधान की मूल भावना और प्राकृतिक न्याय के अनुरूप माना जा सकता है? साहिल जी, सर्वप्रथम आपको, आपके दर्शकों को, मेरे बड़े भाई आशीष जी को, जगदीप जी को मेरा प्रणाम। देखिए, पॉलिटिक्स में एक जमाना ऐसा समझा जाता था कि पॉलिटिक्स में समाज सेवा के लिए लोग आया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हुआ करते थे, जो नैतिकता के आधार पर अगर आरोप लगते थे। इवन आडवाणी जी
जब नैतिकता के आधार पर कोई आरोप लगते थे तो वो अपने पद से इस्तीफा देने में विश्वास रखते थे। परंतु वो दिन जा चुके हैं, आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो सरकार ये कह रही है कि नैतिकता तो अब रही नहीं है किसी के भी अंदर, तो कोई अपने आप से तो इस्तीफा देने से रहा, चाहे कितने भी उसके ऊपर गंभीर से गंभीर आरोप लग जाए। केजरीवाल जी के विषय में हमने देखा कि किस हिसाब से वो जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी। इस वजह से सरकार ये कारण बता रही है कि इस वजह से ये विशेष कारण है जिसकी वजह से इस तरीके के अध्यादेश की, एक कानून की आवश्यकता इस देश की जनता ने, इस देश की सरकार ने महसूस करी। परंतु एक दूसरी तरफ का भी एक पहलू है, अपोजिशन का ये कहना है कि हमारे लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे और हमारे लोगों की जो सीएम होंगे या मिनिस्टर होंगे, अभी भी सरकार को हमारे हाथ मोड़ना होगा, तो वो इस कानून का प्रयोग करते हुए हमारे सीएम्स को भ्रष्ट से उतार देगी, उपदस्त कर देगी। वैसे भी अपोजिशन की सरकारें बहुत कम स्टेट्स में बची हैं। अब उन्हें डर ये सता रहा है कि कहीं हमारे, अब इल्जाम भी अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन ना करे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत ज्यादा हो जाती है, और कर ले तो फिर शुभेंदु अधिकारी जी का हमने देखा ही है एग्जाम्पल, जगदीप जी अभी थोड़ी देर में उसे उठाएंगे ही। तो ये जो है, ये देश की पॉलिटिक्स का कमाल है। ये पर एक नागरिक होने के नाते, मैं किसी पार्टी से एफिलिएट नहीं हूं, तो मैं ऐसे कानून का स्वागत करूंगा। जी सर, इस विधेयक को आप किस तरह से देखते हैं? विधेयक को लोकतंत्र और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया जा रहा है विपक्ष द्वारा। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है तो राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कांग्रेस का वैकल्पिक मॉडल आप क्या समझते हैं? साहिल जी, आपका आभार। सबको नमस्कार। मेरे मित्र और बड़े प्रबुद्ध व्यक्तित्व के मालिक अहलावत साहब ने पकड़ा तो चर्चा को सही ढंग से था, लेकिन इत्तफाकन उदाहरण गलत दे बैठे। अब मैं भी एक उदाहरण, या यूं कहिए एक किंवदंती से बात शुरू करना चाहूंगा कि जब किसी महापुरुष के हाथ में उस तरह हो तो फिर गनीमत समझिए कि आपकी खैर मनाई जाए। यहां पर तो तलवार है, ऐसे में राजा की नाक कटना तय है। पहली तो बात, इन्होंने केजरीवाल साहब का उदाहरण दिया, मैं इन्हीं से पलटकर पूछ लेता हूं, क्या हुआ अदालत में? जनाबे हाजरीन, बाइज्जत बरी किया गया और भाजपा के नेता, प्रवक्ता और मेन स्ट्रीम मीडिया बरसों बरस आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को चोर, लुटेरे, डकैत बताते रहे। हालांकि मैं उनका पक्ष रखने के लिए यहां नहीं हूं, लेकिन संविधान और लोकतंत्र की जब आप बात करेंगे तो आपको परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। लेकिन यह भी सच है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कि कुछ बरस पहले तक हमारे देश की संसद में ऐसे सांसदों की एक बड़ी तादाद थी जिन पर बड़े गंभीर मामले थे। लेकिन अब सवाल यह है कि इस संशोधन को कौन लेकर आ रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी, जो 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए पूरे देश में तोड़फोड़ और तांडव मचाए हुए है। दूसरी बात, ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जो राम रहीम को नामालूम 40 की 50 मर्तबा बलात्कार का दोषी सिद्ध हो चुका व्यक्ति, उसको पैरोल दे चुकी है अपने चुनावी मफाद के लिए। आसाराम बापू दूसरा उदाहरण है। तो मैं ये बता दूं कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साहब को पहले स्थानीय अदालत मैक्सिमम 2 साल की सजा देकर उनकी सांसदी छीन लेती है, तदोपरांत वही हाल हाईकोर्ट में होता है। और खैर मनाइए कि देश की सुप्रीम कोर्ट से उनको जाकर राहत मिली। अब आप मुझे यह बताइए कि बाद में जब यह पता चले कि वो जज साहब जो है वो अमित शाह साहब के कभी वकील रहे थे और दूसरे जज साहब को आउट ऑफ द टाइम बाउंड प्रमोशन दिया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप वास्तव में कुछ सही तरीके से करना चाह रहे हैं तो या तो दोष सिद्धि को आप एक आधार बनाइए, या फिर ये तय कीजिए। मैं 1 मिनट और लूंगा साहिल जी, ये बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। इस देश में अगर किसी ने चपरासी भर्ती होना है जनाब, तो उसके पास सिफारिश भी होनी चाहिए, रिश्वत देने के लिए पैसा भी होना चाहिए और काबिलियत भी 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। नेता बनने के लिए क्या चाहिए जनाब?
आप हिस्ट्री शीटर होने चाहिए, आपके पास 2 नंबर का पैसा होना चाहिए, आपको गला फाड़ना आना चाहिए, या आपके साथ 10 20 50 जो है वो गुंडों की फौज होनी चाहिए। आप वहां पर मापदंड तय कीजिए ना, बजाय इसके कि आप किसी को भी उठाकर जेल में डालेंगे और बाद में उसको उठाकर संसद से बाहर कर देंगे। जैसे आपने एक मुश्त 150 सांसदों को देश की संसद से बाहर कर दिया था जब आपने कानून बनाने थे। तो बराए मेहरबानी, भारतीय जनता पार्टी का अंत नजदीक है, और जब दीपक कोई या दिया बुझने की स्थिति में होता है तो वो फड़फड़ाता बहुत है। वही परिस्थितियां हम देख रहे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में बनी। दोबारा डॉक्टर आशीष आंडा जी का रुकूंगा। सर, आरोप बहुत से हैं कि भाजपा जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब काम करवाती है। सर, सवाल मेरा ये भी है कि सरकार का कहना है कि ये विधेयक राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन गिरफ्तारी के आधार पर पद छोड़ने का प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से कैसे मेल खाता है? जी साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी, थोड़ा इस विषय को हमें गहनता से समझने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस का एक चरित्र क्या बन गया है, हर जगह कहीं ना कहीं एक संदेह, एक डर, एक आशंका का माहौल उत्पन्न करना, जिससे सही बात लोगों तक पहुंच ना पाए। उस शंका निवारण को करने के लिए मैं थोड़ा समय चाहूंगा। होता क्या है, देखिएगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो संविधान संशोधन है ये पहली बार नहीं हो रहा, 130वीं बार हो रहा है, जिसमें से मैक्सिमम बार तकरीबन 90 बार कांग्रेस ने किया। तो अब भाजपा करने जा रही है, तो ये कोई गैर कानूनी, गैर संविधानिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये 130वां संविधान संशोधन जो है, इसकी करने की जरूरत क्यों पड़ी, अब वो भी समझ लेते हैं। वो करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ने कहा कि अब नैतिकता का पैमाना तो रहा नहीं। वो नैतिकता का पैमाना जहां पे अमित शाह जी को अगर समन भी किया जाता है तो नैतिक पैमाने पे अमित शाह जी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं समन करने पे, और उसके बाद उनकी बेल होती है 96th डे पे, लेकिन तब भी वो अपना पद ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब वो चार्जेस से फ्री हो जाते हैं तब ही वो सिर्फ अपने पद को ग्रहण करते हैं। इसको कहते हैं नैतिकता। एडवाणी जी का जिक्र किया हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ने, उन्होंने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी नैतिकता के आधार पे, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम भर किसी केस में आया था, कहीं कोई जेल नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन नैतिकता इसको कहते हैं। नैतिकता उसको नहीं कहते जो राजनीति बदलने आए अरविंद केजरीवाल ने किया, जहां उन्होंने 160 दिन जेल से सरकार चलाने का कीर्तिमान बनाया, उसको नैतिकता नहीं कहते। तो अब इन सब परिप्रेक्ष्यों में हम समझते हैं कि ये जो संशोधन लाया जा रहा है, ये क्यों लाया जाए? संवैधानिक पद की गरिमा को खंडित होने से बचाने का प्रयास है ये संशोधन। जो आदमी पीएम है, सीएम है, वो टॉप ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे बैठा है। कहते हैं साहिल जी, अगर हाथ की घड़ी में वक्त गलत हो तो एक आदमी लेट होता है, अगर दीवार घड़ी पे, घंटाघर की घड़ी पे वक्त गलत हो तो पूरा समाज लेट हो जाता है। इसी तरह से जितने नेता होते हैं, जितना बड़ा नेता होता है, उसके उतने ही ज्यादा फॉलोअर होते हैं, उतने ही ज्यादा लोग उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो ऐसे में एक रोल मॉडल का चरित्र कैसा होना चाहिए, इसको परिभाषित करने की जरूरत महसूस आन पड़ी है। मैं आपके दर्शकों से पूछता हूं, क्या रक्षक ही भक्षक बन जाए ये उचित रहेगा हमारे लोकतंत्र के लिए? क्योंकि अगर किसी बड़े आदमी पे आरोप लगा है तो वो उस समय रक्षक भी है, लेकिन आरोप उसके ऊपर है। तो ऐसे में अपने पद पे बने रहते हुए क्या निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है? क्या उसका पदभार पे रहना उस समय न्यायिक प्रक्रिया के आधार पे सही ठहराया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, कैन लॉ ब्रेकर्स बी मेड लॉ मेकर्स? आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि राजनीति का अपराधीकरण, ये तो पुरानी बात हो गई साहिल जी। जब पॉलिटिशियंस यूज किया करते थे क्रिमिनल्स को, तब उसको कहते थे राजनीति का अपराधीकरण। आज का समय आ गया है अपराधियों का राजनीतिकरण, यानी अपराधी जो है वो पॉलिटिक्स को एज ए टूल यूज करते हैं। हम सबके सामने ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पे जेल में रहते हुए व्यक्ति ने इलेक्शन लड़ा और जीत गया। कहीं ना कहीं कोई पैरामीटर तो हमें सेट करना पड़ेगा। जहां तक बात रही कांग्रेस की, अब कांग्रेस के रूल में क्या हुआ, कांग्रेस को क्यों ये बात समझ नहीं आएगी, मैं वो भी आपके दर्शकों को बता देता हूं।
इंदिरा गांधी जी इनकी सबसे प्रभुत्व नेताओं में से एक रही। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इनको याद दिला दूं। इंदिरा गांधी जी ने पीएम को जुडिशरी के प्रीव्यू से ही बाहर निकाल दिया था, यानी पीएम वॉज अबव द लॉ। पीएम के ऊपर जुडिशरी एक्शन नहीं ले सकती, ऐसा इंदिरा गांधी जी का मानना था। लेकिन मोदी जी का मानना यह है कि जो पीएम है वो इस देश का मालिक नहीं है, वो प्रधान सेवक है, इसलिए वो भी लॉ के प्रीव्यू में आना चाहिए, उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आप बताइए, क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? असल में ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। जहां कुछ लोग ये सोचा करते थे कि सारा देश मेरा परिवार का है, लेकिन अब मोदी इरा में लोग सोचने लगे हैं सारा देश मेरा परिवार है। ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये एक विचारों की लड़ाई है। जहां मैंने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण करना है या अपराधियों का राजनीतिकरण करना है। और अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट को क्लोज करते हुए इतना कहूंगा कि रूल 10 सब सेक्शन 2 ऑफ सीसीएस क्या कहता है कि अगर सरकारी कर्मचारी सस्पेंड किया जाए मात्र 48 आवर्स के लिए तो वो अपनी सरकारी नौकरी खो देता है। यानी अगर सरकारी कर्मचारी 48 घंटे बाद भी अपनी सरकारी नौकरी खो सकता है, तो वो जो राजनेता बना बैठा है, सर्वे सर्वा खुद को स्वामी कहता है, वो 30 दिन जेल में रहने के बाद भी अगर उसकी पोजीशन कुर्सी पे आ जाए तो इस धर्म के, समाज के और ऐसे गलत लोगों के, ठेकेदारों के पेट में दर्द होना जायज है। और डिटेल में आगे डिबेट में अपनी बात को रखूंगा। जी साहिल जी। विवाद पैदा कर देगा। अब देखिए साहिल जी, आपने कहा था कि क्या ये शो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, आपने ये भी पूछा था जी। कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। परंतु आज स्थिति ये है कि जो अगर हमारे कोई युवा किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा लग जाए तो उनको उस नौकरी के लिए सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। सरकार उनके जो चरित्र पे हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। परंतु एक राजनेता एक पद पे रहते हुए बड़े से बड़ा कारनामा कर दे, और वो आजकल नैतिकता का पतन इतना हो गया है कि वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जीवन में एक व्यक्ति एक ही बार एक तस्वीर बनाता है और वो तस्वीर 20 करोड़ की का एक बहुत बड़ा उद्योगपति खरीदता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और वो व्यक्ति उसके बाद कभी कोई तस्वीर नहीं बनाता और उस उद्योगपति के नाम सब जांचों से निकल जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत दुख होगा कुछ लोगों को, परंतु इसके लिए कोई कानून तो होना चाहिए, उस व्यक्ति के ऊपर कुछ तो संदेह चिन्ह होना चाहिए। ऐसे लोगों को हम अपना राजनेता सर्वोच्च नेता के, चलिए एक निराशा की स्थिति मुझे कहीं ना कहीं विपक्ष के निगाह में नजर आ रही है। उन्हें लग रहा है कि हमारे नेता पीएम तो कभी बन ही नहीं पाएंगे, पीएम तो इन्हीं के रहेंगे, तो ये कानून उनके ऊपर तो कभी लागू होगा ही नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा सीएम बन जाएंगे, सीएम ये हमें टिकने नहीं देंगे। ये इतनी निराशा की स्थिति क्यों? जब कांग्रेस की सरकार थी और वो जब कानून बनाया करते थे, क्या ये सोच के बनाया करते थे कि हमेशा हमारा ही राज्य रहेगा? आप ये क्यों नहीं सोचते कि कल को हमारा भी राज आएगा, कल को राहुल जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे और हो सकता है बीजेपी का कोई सीएम हो और वो कोई गलत कार्य कर रहा हो तो हम उसे पदभ्रष्ट कर देंगे। परंतु ये निराशा की सोच, इसे नेगेटिव थिंकिंग जो लिए जा रहे हैं जगदीप जी, मेरी हर बात में नकारात्मक चीजों को पकड़ के ले आते हैं। मैंने केजरीवाल जी का विषय उठाया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। केजरीवाल जी ने कांग्रेस पार्टी से समझौता होने से पहले मंच पे खड़े होकर कहा था कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, इनकी सरकार ने यूपीए की 10 साल की सरकार में इतना पैसा लूटा है जितना ब्रिटेन के 200 साल के शासनकाल में ब्रिटेन नहीं लूट पाया हमारे देश को। ये कहा था उन्होंने। उन्होंने देश के, वो बाद में उन्होंने मनमोहन जो पलटू, वो ने बाद में वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए, उनको पॉलिटिक्स में जो जरूरी होता है वो करने लग गए। परंतु उन्होंने जब राजनीति शुरू करी थी तो उन्होंने जितने इल्जाम, अगर शुरुआती राजनीति की बात करी जाए
तो उन्होंने जितने इल्जाम कांग्रेस पार्टी के ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर, पी चिदम्बरम जी के ऊपर, मनमोहन सिंह जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर जितने इल्जाम लगाए थे, आप हो सकता है जगदीप जी भूल जाएं, देश की जनता नहीं भूलती, क्योंकि आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती है, उनके सहयोग से आपको सरकार कहीं पे चलानी पड़ सकती है। हमें तो वोट देनी है साहब, इसलिए हम आपके द्वारा कई बातें भी याद रखते हैं, केजरीवाल जी के द्वारा कई बातें भी याद रखते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति, हो सकता है कल आपके राहुल गांधी जी पीएम बन जाए और वो कहीं के सीएम बने बैठे हों और इस्तीफा देने से मना कर दें, आप इतने निराशा के मूड में क्यों हैं? ये कानून इस देश की जनता के हिसाब से, जब एक युवा के करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर एक अदने से ये केस से मात्र उसके ऊपर ये चैलेंज लग सकता है कि उस सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, तो देश का प्रधानमंत्री इसी दायरे के अंदर क्यों ना है? मैं तो अभी भी कह रहा हूं, ये फिर भी बहुत लीनियंट है। एक सांसद, हर विधायक, हर जो भी चुनने जाने वाले व्यक्ति हैं, उन सब के ऊपर ये कानून लागू होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा। जी, धन्यवाद। के लिए मजबूत सुरक्षा प्रावधान जोड़ती है, तो क्या विपक्ष इस विधेयक पर अपना रुख बदलने पर विचार कर सकता है? निश्चित तौर पर नहीं। और मैं चाहूंगा साहिल जी, आप थोड़ा सा समय मुझे भी दीजिए। जी मैंने सर। इतने प्रबुद्ध, सुबुद्ध और बुद्धिजीवियों को सुना है, तो आप थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिएगा। व्यक्तिगत आप पे आक्षेप जो है वो हमारे अलाहाबाद साहब ने किया है, तो थोड़ा स्पष्ट कर दूं। केजरीवाल मेरे मामा का बेटा नहीं है। हालांकि मेरे पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई थी। आई वॉज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ दिस पार्टी, फाउंडिंग मेंबर और मीडिया कमेटी का चेयरमैन जम्मू कश्मीर। लेकिन यहां पर सवाल किसी पार्टी विशेष का था ही नहीं। मैंने सीधा दो टुक एक बात पूछी कि अरविंद केजरीवाल को जब अदालत ने और उनके तमाम नेताओं को बाइज्जत बरी कर दिया, तो आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कैसे जेल भेजा? आपको जहां बात समझ नहीं आती, यहां आप समझना नहीं चाहते। दूसरी बात, मेरे प्यारे मित्र हांडा साहब बड़ी प्यार भरी नमस्कार करते हैं, अब उतने ही प्यार से जरा मुझे सुन ले। पहली तो बात, माननीय गृह मंत्री और सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित तड़ीपार अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं, कोई शक है इसमें? दूसरी बात मैंने ये की कि भाई साहब, मैंने खुद बोला कि एक चपरासी के लिए दुनिया भर की औपचारिकताएं हैं, तो एक नेता के लिए क्यों नहीं? एक अनपढ़, गवार और जाहिल नेता कैसे बनता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, इस पर बात क्यों नहीं करते ये लोग? लेकिन उत्तर ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री की डिग्री छिपाने के लिए पूरी सरकार, पूरी की पूरी जुडिशरी और तो और वो यूनिवर्सिटी जिसे वो डिग्री अपने नोटिस बोर्ड पे या अपने जो उनका अहम तरीन अचीवमेंट्स का बोर्ड था उस पर लगानी चाहिए, वो उसको छिपा रही है। तो यहां पर क्वालिफिकेशन पर तो बात कीजिए मत। दूसरी बात, आपने कहा मैं शुभेंदु अधिकारी का नाम लूंगा क्योंकि वो चोर रिश्वत लेते पकड़ा गया कैमरे पर, और खुद मोदी जी को शुभेंदु अधिकारी महाराज को चोर बता रहे थे। चलिए छोड़ देते हैं। ये जो ब्रिजमोहन शरण सिंह है, ये कौन है भाई, जरा बताइए। ये आदमी कैमरे पर ये कबूल करता है कि उसने कत्ल किया था, लेकिन आपने क्या किया? जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो उसके बेटे को टिकट दे दिया। थोड़ा और आगे ले जाता हूं भाई साहब, आप हेमंत बिस्व शर्मा को देख लीजिए, जिनको आप पहले कभी सबसे बड़ा चोर कहा करते थे, आज वो आपका मुख्यमंत्री है। सम्राट चौधरी को देख लीजिए। दुनिया भर के नेताओं को, इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हमें अपनी पार्टी की सफाई करने की जरूरत नहीं, उसके लिए मोदी जी काफी है। अब सवाल यह है साहिल जी, मुझे मुद्दे पर आने दीजिए। यहां पर डिबेट क्या हो रहा है कि क्या कोई ऐसा नेता जिसको केवल 30 दिनों के लिए जेल में रखा जाए, उसकी सदस्यता या उसने जो जीत कर जनादेश लेकर जो पद हासिल किया है वो खारिज होना चाहिए कि नहीं? तो मेरा सीधा आपसे सवाल है, जब इस देश की जुडिशरी, और यहां पर इंदिरा जी का नाम लिया गया और कहा गया कि इंदिरा जी ने खुद को इम्यूनिटी दी थी, और आपके प्रधान सेवक महोदय ने किसको इम्यूनिटी दी है? वो ज्ञानेश गुप्ता, एक बड़ा चोर जिसने चुनाव आयोग की हत्या की, जिसने संविधान की हत्या की, उसको इम्यूनिटी दी है। उस पर क्या कहेंगे आप? दूसरी बात मुझे बताइए, और ये भी बेबुनियादी बनी इल्जाम। मेरी बात पूरी होने दीजिए। डॉक्टर ऋषि, मैं करता हूं आपका। हमारे सुनिए एक मिनट। जब मेरे नेता माननीय राहुल गांधी ने साफ कह दिया कोई चोर नहीं बचेगा, वो ज्ञानेश गुप्ता हो, वो राजीव कुमार हो, वो कोई हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता।
जब आप संविधान की हत्या करोगे, जब आप लोकतंत्र का गला रेतोगे, तो आपको घर से निकाल कर घसीट कर लाया जाएगा। ये मत सोचिए कि मोदी सरकार की इम्यूनिटी से आप बच जाओगे। दूसरी बात, अब जरा मुझे बात तो पूरी करने दीजिएगा। मैं ये कह रहा था आपको भाई साहब, यहां पर मुद्दा क्या है? संविधान की हत्या ऑलमोस्ट ये कर चुके हैं। देश के अंदर चाहे वोटिंग प्रक्रिया हो, चाहे किसी प्रकार का चुनाव हो, चाहे एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल हो, चाहे जुडिशरी जिसकी ये अभी बहुत बड़ी दुहाई देकर हटे हैं, मुझे बताइए, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जस्टिस अपने खिलाफ यौन प्रताड़ना के आरोप की सुनवाई खुद करता है और खुद को वो निर्दोष बता देता है। दूसरा सुप्रीम जस्टिस जो है वो अपने घर पर कार्यक्रम करता है, वहां पर प्रधानमंत्री जी शिरकत करते हैं, जो प्रोटोकॉल के अनुसार सही नहीं था, और बाद में वो ये कहता है कि मुझे सपन में भगवान जी के दर्शन हुए और मैंने फैसला दे दिया। तीसरा जो चीफ जस्टिस है, उसको आप 3 महीने के बाद किसी को राज्यसभा दे देते हैं, किसी को गवर्नर बना देते हैं, एक के घर से करोड़ों की नकदी बरामद होती है, एक जो है वो ऑन ड्यूटी कोर्ट परिसर के अंदर देश के मुसलमानों को कठमुल्ला कहता है और बाद में माफी मांगने से इनकार कर देता है। और तो और साहिल जी, मेरे मित्र की तरह एक प्रवक्ता है इनकी, महिला प्रवक्ता महाराष्ट्र की, जिनको इन्होंने जज बना दिया। वो तो शुक्र मनाइए कि विपक्ष ने जब शोर डाला तो वो फैसला वापस लिया गया। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये संविधान का मजाक बना चुके हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका सबका फालूदा निकाल चुके हैं, तो ऐसे में आप क्या तवक्को कर रहे हैं? और मैंने पूछा कि 150 सांसद एक मुश्त देश की संसद से बाहर निकाले गए, उस वक्त ये कहां थे? और सीधी सी बात है, मैं साफ साफ शब्दों में बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सत्ता में है, 69 सीटें लेकर दिया सुप्रीम। अगर यही हालत रही तो अगर ये परिसीमन ले आए तो इसके बाद देश में चुनाव नहीं होगा। फिर मेरे भाई अलाहाबाद साहब बैठकर करते रहे चर्चाएं, कोसते रहे कांग्रेस को। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब आपकी इन्हीं चर्चाओं पर आप में इतनी कुवत नहीं बचेगी कि आप सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोलते, वो भी आप नहीं बोलते, पर कि नहीं बराए है अब बस कटना शुरू हो गई है। जवाब ले लेता हूँ डॉक्टर आशीष हांडा से। सत्ता में बने रहने का हक नहीं है, ना कि जेल जाने पर। तो मुद्दे की बात कीजिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर इनसे लीजिए। ठीक है सर जी डॉक्टर आशीष, आप बातों का उत्तर तो दीजिए। कांग्रेस ने जिस तरह से बातें रखी हैं, आरोप जो लगाए हैं, पर एक बात तो है कि जैसे अगर यदि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो और को राजनीतिक साजिश के तहत अगर झूठे मामले में गिरफ्तार किया जाता है और बाद में अदालत उसे निर्दोष घोषित कर देती है, तो उसके राजनीतिक और संवैधानिक नुकसान की भरपाई आखिर कैसे होगी? कौन करेगा वो? जी साहिल जी, बहुत ही पर्टिनेंट आपने क्वेश्चन पूछा है और जगदीप जी की भी पूरे वक्तव्य में एक दो बातें जवाब देने लायक हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। बाकी तो इधर उधर की कहानियां थी, उनके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र इन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर केस किसने चलाया? एक संवैधानिक एजेंसी ने, ईडी ने, सीबीआई ने, दूसरी संवैधानिक एजेंसी ने। उनको जेल में रहने का आदेश किसने दिया? न्यायपालिका ने, कोर्ट ने। उनकी बेल को रिजेक्ट किसने किया? कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, कभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने, कभी हाई कोर्ट ने। यानी इन सारे चीजों के अंदर एक संवैधानिक एजेंसी ईडी, दूसरी संवैधानिक सीबीआई और तीसरी न्यायपालिका। इसमें बीजेपी कहां आती है? लेकिन इनको क्या है, हर चीज का इल्जाम बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ना है, जिसका हमारे पास कोई जवाब हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये राहुल गांधी जी का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। कौन राहुल गांधी? वही राहुल गांधी जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पे बाहर है। कमाल कर दिया आपने, वाह! अपना आदर्श बनाया भी तो किसको। खैर एनी हाउ, तीसरी ये बात करते हैं, संविधान की हत्या कर दी। इलेक्शन कमीशन पे इन्हें इतबार नहीं, कोर्ट्स पे इन्हें इतबार नहीं, जुडिशरी पे इन्हें इतबार नहीं, लॉ मशीनरी ईडी सीबीआई पे इन्हें इतबार नहीं। भाई आप किस वजह से हिंदुस्तान में हो ये भी बता दो। जब आपको इतबार ही हिंदुस्तान की किसी एजेंसी पे नहीं, तो हिंदुस्तान में आप चुनाव जीतोगे कैसे और आप हिंदुस्तान की जनता का दिल जीतोगे कैसे? अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है जो आपने उठाया साहिल जी, कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो आप बात समझिएगा
जब भी गली किसी गली के अंधेरे कोने में लाइट लगाई जाती है तो सबसे पहला ऐतराज या मन में डर, शंका किसको होती है? उस लुटेरे और झपटमार को जिसका धंधा उस अंधेरे की वजह से चेन खींचने से चलता था। अब आप समझेंगे कांग्रेस को यह पर्टिकुलर लॉ लाने से दिक्कत क्यों है। पुलिस की गश्त बढ़ाने से सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? चोर उठाई गिरोह को। अब आप समझेंगे कि ये दबदबा बढ़ाने से, गश्त बढ़ाने से, न्याय प्रक्रिया को स्ट्रांग करने से कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है। अगर किसी हॉल में कोई नेकलेस की चोरी हुई और मैं बोलता हूं साहिल जी हम पांचों लोग वहां थे, चलिए सबकी तलाशी हो, तो सिर्फ जगदीप जी को ही इतराज हो तो आप समझ जाइएगा कि नेकलेस इन्हीं की जेब में है, वरना तो तलाशी से एतराज होने का कोई मकसद है ही नहीं। अब आते हैं इस बात के ऊपर जो इन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया आपके दर्शकों को, जैसे ये कोई बहुत ही मजाक की बात है। किसी भी नेता पे इल्जाम लगा देंगे, उसको जेल में डाल देंगे और पता चलेगा जी उसका पूरा पॉलिटिकल कैरियर खा गए, सरकारें गिरा दी गई। भैया हमारा काम कांग्रेस जैसा नहीं है जिसने सरकारें गिराने का काम किया है। अब ये प्रोसेस क्या समझिएगा। पहली बात, जब भी कोई मामले में गंभीर मामला होगा जिस मामले में 5 साल की सजा का प्रावधान होगा, सिर्फ वहीं पे ये रूल एक्ट करेगा, उससे पहले तो ये एक्शन में ही नहीं आएगा। यानी छोटा मोटा मामला कि कहीं कोई आपने हेट स्पीच दे दी, कहीं कोई आपने गाली गलौज कर दी, कहीं कोई आपने छोटी मोटी वारदात कर दी, तो ऐसा नहीं है। तो यानी संगीन मामलों में ही ये रूल अप्लाई करेगा। दूसरी बात, 30 दिन की न्यायिक हिरासत होना जरूरी है। जो भी आदमी की हम बात कर रहे हैं वो अगर पीएम है, वो सीएम है, आपको मालूम है 30 दिन के अंदर आराम से 3 बार बेल मिल सकती है, क्योंकि हमारे देश में बेल इज द रूल, जेल इज नॉट द रूल। और अगर आपको बेल मिल जाती है तो यह कानून वहीं रद्द हो जाता है, क्योंकि 30 दिन लगातार जेल में रहना जरूरी है, तब 31वें दिन आपको हटाया जा सकता है। अगर मैं और थोड़ी बारीकी में आपके दर्शकों के लिए और जगदीप जी की नॉलेज के लिए जाऊं, तो जब भी किसी पे इल्जाम लगता है, खासकर बीच में नहीं, जब भी किसी बीच पे में नहीं इल्जाम हो गया लगता आपका, है, किसी खासकर सवाल का कि जवाब नहीं पीएम दिया, और सीएम अपनी या अकल की कहानियां सुना रहे मिनिस्टर हैं। लेवल, हम जरा शांत कराइए इनको। अभी तो अरे हांडा मैंने साहब आग मैं लगानी शांत शुरू हूँ। नहीं की, थोड़ा आता हूं आपके शांति पास में। रखिए, संभाल के रखिए। अभी नहीं बारी आप आने बोल नहीं दीजिए, ना रहे आगे से। अपनी बारी आने दीजिए। आप जगदीप जी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप, हम आपकी सुनना चाहेंगे। क्या होता है जब भी किसी पीएम या सीएम पे आरोप लगता है तो आपको क्या लगता है? ऐसे ही मजाक मजाक में आरोप लग जाएगा? भैया पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है स्टेप 1 में, जिसमें स्टे लिया जा सकता है। फिर एफआईआर होती है जिसमें स्टे लिया जा सकता है। उसके बाद फर्दर इंक्वायरी होती है, उसके बाद समन इश्यू होता है, यहां पे भी स्टे लिया जा सकता है। उसके बाद अरेस्ट वारंट निकलता है, यहां पे भी स्टे लिया जा सकता है। और उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी बेल ली जा सकती है। यानी जिस तरीके से ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि यूं ही किसी को भी उठा लिया, यूं ही किसी को भी जेल में डाल दिया, यूं ही सजा दे दी 5 साल की कोर्ट ने, यूं ही 30 दिन के अंदर उसका पॉलिटिकल कैरियर खा लिया। भैया आपसे सिर्फ इतना कहा है, अगर आपके ऊपर इल्जाम लगा है तो आप अपने आप उस पद की गरिमा को समझते हुए आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और उसके बाद जैसे ही आपको बेल मिले आप वापस आके अपना पद ग्रहण कर लीजिए। ये टेम्परेरी डिसोल्यूशन की बात है, परमानेंट रिमूवल की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए किसी के पद को खा लिया जाएगा, किसी के जनादेश को अपमान कर दिया जाएगा, ये सब बड़ी बड़ी झूठी डींगे हाँक के आप जनता को बरगलाने का काम मत करो, क्योंकि जो संदेह फैलाने का काम आप हमेशा से करते आए हो, ये आपकी मोटो ऑपरेंडी को अब देश की जनता जानती है और इन झूठी बातों में नहीं आने वाली है। जी जगदीप जी अपना पक्ष रखिए, फिर मैं रुक करूंगा डॉक्टर अभिषेक सर का। साहिल जी मैं केवल बिल्कुल 2 मिनट चाहूंगा। देखिए हांडा साहब हमारे बड़े प्यारे व्यक्ति हैं और बड़ी प्यार भरी, मैंने पहले कहा, नमस्कार करते हैं, पर उसके बाद ऐसा जहर उगलना शुरू करते हैं कि किसी दूसरे को सुनते ही नहीं। देखिए पहली बात इन्होंने कही कि भाई केजरीवाल को ईडी थी, कोर्ट था, फलां था, ढिमका था। मेरा एक सवाल भाई साहब आपसे, जब केजरीवाल कोर्ट में खड़ा होकर ये कह रहा है कि जिस जज ने उसके खिलाफ यार फैसला आप सुनाया। केजरीवाल की पैरवी कर क्यों रहे हो? मुझे पहले ये बताओ। डॉक्टर आप आशीष आम मैं आदमी करता मैं पार्टी हूं। बता को रहा हूँ छोड़ ना, चुके देखिए हो देखिए अब ये और बीच शीश महल डॉक्टर पे आशीष पहली अब कंप्लेंट कांग्रेस ने करी थी, आप डॉक्टर भूल आशीष गए मैं हो करता क्या? हूं, रुक आपका मैंने वो तो मैंने पकड़ा है, मैंने समय दिया पकड़ा मैंने है, आपको मुझे पूरा। बात करने दीजिए, मैं जी वही जगदीप बता जी। रहा हूँ। अब ये बीच बोल रहे हैं ना, जब
केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ये कहता है उसी जज के सामने उसके मुंह पर कि आपका आरएसएस के कार्यक्रम के वीडियो है जिसमें आप कह रही हो कि मुझे आरएसएस के कार्यक्रम में जाने के बाद तरक्की मिली। तो बताइए इस पर क्या कहेंगे। दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड केस पे मुझे हंसी क्या क्या आएगा। इस संस्था जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी कुछ नहीं है, सुनवाई तक नहीं की, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं पूछ रहा हूं, बात का काम रही बात सारा साहिल जी कितना झूठ बोल रहे हैं। ये जज साहिबा ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे कार्यक्रम में जाने के बाद तरक्की मिली। मैं चैलेंज देता हूं कि ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई वक्तव्य दिखा दें। ये आपके प्लेटफॉर्म को मिसयूज कर रहे हैं इस तरह की एक माननीय जज के बारे में गलत धारणा फैला के। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं उस कार्यक्रम में गई, बस खत्म। ठीक है सर, उनसे संपर्क अभी हो नहीं पा रहा। मैं डॉक्टर अभिषेक कर दूंगा। जी सर। ऐसा है, जगदीप जी की नाराजगी मेरे को समझ में आ रही है। अच्छा, उसका अलावत साहब कारण बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कि बोलिए ये अलावत साहब, आपके आपके बाद मैं बोलूंगा। आप बोलिए। जी 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 जी, जगदीप जी एक बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही विशिष्ट रूप से मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति रहे, मीडिया प्रभारी रहे आम आदमी पार्टी के। तो पुरानी जो इनकी जो लॉयल्टी है वो अभी जा नहीं पा रही है। जब केजरीवाल जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत करी केजरीवाल के थी लिए तो उस पहला समय प्यार है। पहला प्यार है वो भूल नहीं पा रहे हैं। जब केजरीवाल जी ये कहा करते थे अपने, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में वो भाषण दिया करते थे, हमने भी सुने उनके भाषण और बड़े अप्रिशिएट भी किया करते थे। हो सकता है जगदीप जी ने भी सुने हो उस समय कि इल्जाम लगते ही चिदम्बरम को जेल में डालो, सोनिया गांधी को जेल में डालो, राहुल गांधी को जेल में डालो, इन सबको जेल में डालने की जब वो बातें करते थे, यूं कहते थे कि ये जज बदलना चाहते हैं। ये खुद के शब्द थे केजरीवाल जी के, इनको जेल में डालो। अब ये क्योंकि अब और ज्यादा इनकी तरक्की होगी, अब केजरीवाल जी तो छोटे आदमी थे, अब ये आगे हैं और उनसे बड़े वाले नंबरदारों की इसमें। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता बन चुके हैं, तो कांग्रेस तो इस सब में विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस तो वो पार्टी है जो अपने पक्षियों को जब चाहे उनकी सरकार खत्म कर देती थी। कांग्रेस तो वो पार्टी है, ये संविधान कहते हैं संविधान की हत्या, संविधान की हत्या करी कांग्रेस ने। परंतु संविधान की हत्या संभव नहीं है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक विचारधारा है और वो हमने बनाया है, हम नागरिकों ने बनाया है। हम नागरिकों ने चुना है इन राजनेताओं को राज करने के लिए, वो राज कैसे करेंगे वो अधिकार हमने दिया है। तो संविधान की हत्या हो नहीं पाई। बाद में नागरिकों ने कांग्रेस को उठा के बाहर फेंक दिया। बाद में कांग्रेस हालांकि दोबारा आई, परंतु आज जहां कांग्रेस है वो भाजपा ने कोई WWF का मैच नहीं किया था कि एक तरफ से भाजपा के पहलवान उतरे, एक तरफ से कांग्रेस के पहलवान उतरे और कांग्रेस के पहलवान हार गए। ये हम जनता ने उठा के बाहर फेंका है ने, इसलिए फेंका क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने के प्रयास करने वाले सबसे ज्यादा कांग्रेसी सरकारें रही। अगर 130वां अमेंडमेंट होने वाला है तो 90 से ज्यादा 97 अमेंडमेंट कांग्रेस की सरकारों ने किए। तो 97 बार प्रयत्न किया कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हत्या का, सर आ रहा हमने हूं। होने नहीं दिया, हमने होने नहीं दिया, हम जनता ने होने नहीं मेरा ना दिया। सिग्नल और का इशू आज है, जो 2-1 का बहुमत है, तो 2 मिनट दीजिए। आज आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है हमने कांग्रेस को, हम जनता ने अपनी वोट की शक्ति से, कि आज ये लोग किसी अमेंडमेंट को रोक नहीं सकते। और हमारी शक्ति वो है, जब हमने कांग्रेस को सत्ता के लिए पसंद किया तो बीजेपी को 2 सांसदों की पार्टी बना दिया था। बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रयत्न किए, मेहनत की, CAG के मामले उठाए, जनता के बीच गए, नकारात्मक नहीं हुए, उन्होंने सदैव परिश्रम किया। हम जनता ने आज बीजेपी को इस जगह पहुंचाया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कांग्रेस के अपने साथी से कि हम जनता को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। ये झूठी बातों से काम नहीं बनेगा, ये निराशात्मक जो आपकी सोच बन गई है, तो ये आप एनआरकी तो लाने से रहे इस देश में। ये जेनजीज का जो आप सोच रहे कि नेपाल में हो गया या बांग्लादेश में हो गया, ये भारत में नहीं संभव है, क्योंकि भारत नेपाल और बांग्लादेश जैसे 50 देशों से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगर आपको वापस सत्ता में आना है, जब हम जनता 2 सांसदों की पार्टी को
सत्ता में पहुंचा सकते हैं, तो एक बार हम पे भरोसा करिए, हमें पे आप समझाइए, हम आपको दोबारा इस काबिल बनाएंगे, दोबारा अमेंडमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जी जगदीप जी। अ, देखिए सभी, थोड़ा सा कोई तकनीकी इशू है, जो भी 2 मिनट में बात करना चाहूँ, जी गौर से सुन। तो संपर्क कट गया दोबारा से जगदीप जी से, तो जी साहिल जी, मैं चर्चा। क्लोजिंग कमेंट दे देता हूं। जी सर। एक्चुअली आपके देश की जनता को या आपके चैनल के दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई मिनिस्टर या कोई पीएम या सीएम जेल जाता है तो होता क्या है, जो नैतिकता है ना वो हार जाती है, जो लोगों का विश्वास है ना नेता के प्रति वो टूट जाता है, जो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच, वो हांडा मुमकिन साहब नहीं एक हो पाती मिनट, है। आ गया मैं, हांडा लोगों के साहब आ गया, काम हांडा जो साहब, करने हांडा चाहिए साहब, उस हांडा नेता को साहब। जेल में जाने की अरे वजह से हांडा साहब, और आपको पद में मौका रहने की मिल वजह गया ना। से वो कर नहीं अरे पाते। हांडा और साहब, कितना बुरा अब एग्जाम्पल मेरा सेट समय होता छोड़ है। दीजिए। साहिल जी, 2 मिनट, केवल जी 2 मिनट, हांडा साहब को तो मौका मिल गया ना। देखिए, इसी बात कर रहा हूं। अभी बात चल पाई, अगर चाहूं तो, क्योंकि वो संविधान सम्मत था, परिस्थिति जन्य था, उसको छोड़ देते हैं। मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूं। मैंने जो चोरों के, जो हत्यारों के, जो डकैतों के, जो बलात्कारियों के नाम लिए, जो जेल से बाहर है या आज राजनीतिक पदों पर बैठे हैं, उन पर भाजपा क्या कहती है, पहले इनसे ये तो पूछ लीजिए। फिर इनसे अरे पूछिए बाबा, कि आप अगर आप किसी बीजेपी पढ़े लिखे गलत या नेता को लाना कांग्रेस चाहते गलत के हैं, मुद्दे पे तो मत मेरे आइए को ना। एक बात तो आप ये बताइए। बात कीजिए, ये हमारे जो तड़ीपार संशोधन आ रहा महोदय, है ये सही है माननीय या गृह गलत है? मंत्री, अरे ये माननीय संशोधन तड़ीपार, सही है या वो गलत सब। है? अरे क्योंकि सुन ये तो तो आप सभी लीजिए ना। सरकारों जगदीप के जी अरे लिए, भाई ये साहब, उसी सभी तड़ीपार पे आप नेताओं बता के रहे लिए हैं, रहेगा ना। अरे ये वो भी बीजेपी कोर्ट से नेताओं पे भी ही एप्लीकेबल है देखिए, और अगर कांग्रेस मेरी नेताओं पे भी उपस्थिति एप्लीकेबल से है। ये एक ये सर एक प्रयास बात बात, करने अच्छा दीजिए, है उनका या आगे बुरा दोनों है, साथी, नहीं हो ये पा रहा है, यही सोचिए। उठ रहा है बताने बार को बार। सर काफी बात है। कीजिए। चलिए चलिए, मेरा इतना ही बोलना काफी है। अब आप हांडा साहब को समय दे दीजिए, करते नहीं रहे नहीं, मेरा जस्टिफाई। सिर्फ धन्यवाद। जगदीप भाई आपसे इतना कहना है कि आप जो पुराने नाम गिनवा रहे हैं वो आप सब गिनवा सकते हैं, आपका हक बनता है। लेकिन ठीक है सर। आज का मुद्दा ये है कि ये जो संशोधन लाया जा रहा है ये सही है या गलत है? आप इसका समर्थन करते हैं या आप इसके खिलाफ हैं? अगर आप चाहते हैं कि गलत लोगों को राजनीति में जगह नहीं मिलनी चाहिए तो आपको इसका, जिसको बोलते हैं, अनुमोदन करना चाहिए, समर्थन ठीक। करना चाहिए। आप इसके खिलाफत क्यों कर रहे हैं ये समझना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिषेक अलावत, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर आशीष शांडा, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और जगदीप सिंह जी, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। और साफ तौर पर संविधान संशोधन का ये प्रस्ताव केवल एक विधेयक नहीं बल्कि राजनीति में जवाबदेही और न्याय के बीच संतुलन की नई बहस है। सरकार इसे राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के लिए चुनौती मान रहा है। अब सबकी नज़र 17 जुलाई को जेपीसी की रिपोर्ट और उसके बाद मानसून सत्र में होने वाली संसदीय बहस पर होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल ये कानून नहीं है बल्कि संसद की मंजूरी का इंतजार कर रहा एक प्रस्तावित विधेयक है। सवाल आज का में इतना ही। द न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।